तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम भाषा विज्ञान की पाश्चात्य जो संप्रदाय है उसके बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने भारतीय चिंतन में भाषा के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने भाषा संप्रेषण के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में। ठीक है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा अभी समाप्त हो चुका है। तो हम अभी भाषा की जो पाश्चात्य जो उनका संप्रदाय है कैसे प्रारंभ हुआ पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका फैक्ट टू फैक्ट चैप्टर है। इसमें कोई व्याकरणिक या ग्रामेटिकल कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो समझने का है जो भी है। ठीक है, तो देखें तो पहले तो प्रस्तावना मतलब परिचय। ठीक है, मतलब भाषा विज्ञान क्या है इसका एक परिचय दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तो हम इस चैप्टर को कैसे याद रखेंगे, मतलब सब टॉपिक्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम परिचय दे देते हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो कंटेंट रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कंटेंट में क्या आते हैं, जो इम्पोर्टेंट सब हेडिंग्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो कंटेंट समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम जो पार्ट 3 होता है उसमें विश्लेषण करते हैं। ठीक है, हमने जो कुछ लिखा है उसका विश्लेषण कर देते हैं तो टॉपिक समाप्त हो जाता है। भाषा विज्ञान जो है, तो भाषा विज्ञान का पाश्चात्य संप्रदाय में क्या महत्व है, ये टॉपिक समाप्त हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रश्न आता है कि भाषा विज्ञान की पाश्चात्य जो संप्रदाय है उसके बारे में परिचय दीजिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 भागों में आप टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में परिचय, दूसरे भाग में विषय में जो हमारे सब टॉपिक्स होते हैं इम्पॉर्टेंट वो आते हैं। ठीक है, कंटेंट में। फिर थर्ड पार्ट में विश्लेषण मतलब जो कुछ आपने आंसर लिखा है उसको संक्षिप्त में बताना कि क्यों और कैसे आपने रेफरेंस दिया है उस आंसर का, ये सभी बातें आप उसमें बताएंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये बात हुई। तो हम अभी देखें तो भाषा विज्ञान कैसे बना ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, फिर भाषा परिवर्तन। ठीक है, तो पूरे मिला के यहाँ पर हुए हमारे 4 टॉपिक्स। ठीक है, तो कंटेंट में 4 टॉपिक्स आएंगे। पहला होगा भाषा विज्ञान का सूत्रपात, मतलब भाषा विज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, पाश्चात्य देशों में। फिर उसके बाद तुलनात्मक भाषा विज्ञान, मतलब एक ही भाषा परिवार के अलग अलग भाषाओं को एक दूसरे से कंपेयर करके देखा जाता है कि उनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। ठीक है, इसको कहते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। फिर उसके बाद ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ठीक है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में देखा जाता है कि कौन सी भाषा कब प्रारंभ हुई और कब तक चली या कब तक चल रही है, ये सब देखा जाता है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में। और भाषा परिवर्तन। ठीक है, ये टॉपिक क्या है कि थोड़ा सरल टॉपिक है, तो इसको आप बहुत ही सरलता से याद रख सकते हैं। ठीक है, भाषा परिवर्तन तो ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, संरचना परिवर्तन। ठीक है, तो ध्वनि परिवर्तन में क्या है कि जो भाषा की ध्वनि उच्चारित होती है उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो उसी को ध्वनि परिवर्तन कहा गया है। अर्थ परिवर्तन में क्या होता है कि जो एक शब्द होता है उसका अर्थ कभी कभी विस्तृत होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि तेल। ठीक है, तो तेल जो है वह तिल के जो तेल के लिए ही उपयोग किया जाता था पहले, लेकिन बाद में
वो जो हम सभी प्रकार के तेल होते हैं उसके लिए भी तेल का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ का विस्तार हो जाता है। कभी कभी अर्थ का संकोच भी हो जाता है, मतलब जो अर्थ होता है उसको उसकी जो उसका जो क्षेत्र होता है वो कम कर दिया जाता है, कुछ ही चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। फिर ऐसे बहुत से टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे। तो ध्वनि परिवर्तन में और अर्थ परिवर्तन में और संरचना परिवर्तन में ये डिफरेंस होता है। संरचना परिवर्तन में क्या होता है कि पूरा का जो पूरा भाषा होता है उसकी संरचना होती है वो बदलने लगती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा लेवल पर होता है संरचना परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 टॉपिक्स हो गए। ठीक, भाषा विज्ञान का प्रारंभ, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, फिर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, फिर भाषा परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो भाषा विज्ञान का सूत्रपात कैसे हुआ इसको देखते हैं। तो आधुनिक काल में भाषा विज्ञान का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मतलब उससे पहले भी था लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्टडीज़ हैं भाषा विज्ञान के वो यहाँ से प्रारंभ हुए। ठीक है, तो जब कलकत्ता हमारे देश की राजधानी बनी, ठीक है, तो जब कलकत्ता जो है वो हमारे देश की राजधानी बनी तो वहाँ उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया 1783 में। तो जो सर विलियम जोन्स एक न्यायाधीश नियुक्त हुए वहाँ पर। ठीक है, 1783 में। तो क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इसके लिए उनको भारतीय जो भाषाएं हैं उनको सीखना पड़ा, विशेष रूप से संस्कृत। लेकिन इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, फिर भी उन्होंने सीखा, और जिससे वह न्याय जो हमारे सिद्धांत हैं प्राचीन भारत के उसको समझ सकें। ठीक है, तो यह अध्ययन जो है वह पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान का एक आधार बना। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रक्चरल स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ से पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान का अध्ययन एक स्ट्रक्चरल तरीके से प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने पाया कि जो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाएं हैं उनमें बहुत सी ध्वनियाँ शब्दावली स्वरूप रचना की दृष्टि से बहुत ही साम्य है, मतलब समान है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये तीनों भाषाएं बहुत से रूपों में समान हैं। तो हो सकता है कि ये तीनों भाषाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हो, और ऐसा भी माना जा सकता है कि ये तीनों भाषाएं एक ही भाषा से निकली हों लेकिन बाद में अलग हो गई हों। ठीक है, तो जो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाएं हैं उनका ऐसा मानना था कि एक ही भाषा से निकली होंगी। ठीक है, यहाँ से हमारा जो भाषा विज्ञान का अध्ययन है वह प्रारंभ हो गया। ठीक है, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में इसकी जानकारी हो गई कि जो भारत की जो कुछ भाषाएं हैं वहाँ की भाषाएं भी उनके भाषाओं के समान बहुत से रूपों में हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्या है कि अब तो स्टडीज स्टार्ट हो गई, तो ये लोग क्या करने लगे, तुलना करने लगे। ठीक है, तुलना करने लगे। पहले तो प्रारंभ हुआ अध्ययन का, फिर उसके बाद तुलना करने लगे। अब देखिए, कोई स्टूडेंट होता है क्लास में, तो वो पहले कुछ पढ़ना सीखता है और कुछ अच्छा पढ़ना सीख लेता है, तो क्या करता है, अपना जो आंसर लिखता है एग्ज़ाम में उसको दूसरे स्टूडेंट के लिखे हुए आंसर से कंपेयर करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो तुलनात्मक अध्ययन के 2 आधार हैं,
हम किसी एक भाषा के ऐतिहासिक विकास से भाषा में हुए परिवर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ हो गया। इसमें क्या है कि भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है तुलनात्मक अध्ययन में, और पारिवारिक वर्गीकरण एक होता है, फिर आकृति मूलक वर्गीकरण भी एक होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन बताए जा सकते हैं। लेकिन जो भी हो, विशेष रूप से तुलनात्मक भाषा विज्ञान में भाषाई परिवारों का वर्गीकरण करके अध्ययन किया जाता है, और एक ही परिवार के जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, और वह कौन सी भाषा के मूल से निकली हैं और कहाँ से निकली हैं, उन पर वहाँ की संस्कृति का क्या प्रभाव रहा, समय का क्या प्रभाव रहा, ये सभी बातें तुलनात्मक भाषा विज्ञान में अध्ययन की जाती हैं। संक्षिप्त में यही बात है। ठीक है, अब इसमें और अंदर जाएंगे तो और डिटेल हो जाएगा। ठीक, और थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो खाली उसमें हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान में भाषाई परिवारों का वर्गीकरण टॉपिक लिख सकते हैं, वही चलेगा। ठीक है, क्योंकि और आगे जाते हैं तो और डिटेल होता है, और उसमें थोड़ा टेक्निकल हमको पैरास देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें ऐतिहासिक आधार पर भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के जो प्रारंभ का आधार है वह भाषा में होने वाले परिवर्तनों को समझना है, और कालक्रम के साथ भाषा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता है। मतलब जो भाषा होती है उसको नदी के समान माना जाता है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में। जैसे नदी जो है वह हमेशा चलती ही रहती है, उसका प्रवाह चलता ही रहता है, लेकिन उसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी जल प्रवाह कम होता है, कभी मध्यम होता है, कभी बहुत ही अधिक प्रवाह होता है। इतना अधिक प्रवाह होता है कि जो पास के गांव होते हैं वो भी बह जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी कहा जा सकता है कि कोई भाषा जो है जब प्रारंभ होती है, जब जन्म लेती है, तो बहुत ही सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। फिर उसके बाद उसका विकास होने लगता है, तो बहुत ही तेज़ी से उसका विकास होता है, तो वह अपना क्षेत्र बढ़ा लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक समय आता है जब उस भाषा का प्रभाव कम होने लगता है, और एकदम हम कह सकते हैं कि जैसे नदी में प्रवाह कम होने से उसमें जो उसका जो जीवन शक्ति है वह कम दिखता है। तो इसी प्रकार भाषा में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत सी कम ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत ही लंबे समय तक जीवित रही। ठीक, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। और ग्लोटोक्रोनोलॉजी, इसके संबंध में हम सब टॉपिक लिख सकते हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में कि ग्लोटोक्रोनोलॉजी क्या होता है। तो जब हम किसी भाषा को पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं तो उसको ग्लोटोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। जैसे ऐसा बहुत से लोगों का मानना था कि एक प्रो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज रहा होगा जिससे अंग्रेजी संस्कृति सभी निकले होंगे। तो बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि उस भाषा को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए जहाँ से अंग्रेजी संस्कृत सभी निकले हैं। यदि हम उसको पुनर्जीवित कर पाएँ तो हो सकता है कि हमको इस परिवार के सभी भाषाओं को समझने में बहुत ही सरलता हो। ठीक है, उसको प्रो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कुछ ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भाषा को पुनर्जीवित या पुनर्निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ग्लोटोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर भाषा वैज्ञानिक भारोपीय परिवार के संदर्भ में किसी
यूरोपीय भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन की कल्पना करते हैं, वही बात है। ठीक है, तो ग्लोटोक्रोनोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक होगा इसमें। फिर उसके बाद है शब्दावली सांख्यिकी, मतलब कौन से शब्द का क्या अर्थ है, ये सभी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसको लेक्सिको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक साधन है जो भाषाओं तो इसी प्रकार का एक साधन है जो भाषाओं के अलग होने के समय को ठीक से बताने का प्रयास करता है। मतलब कौन सी भाषा किस भाषा से कब अलग हुई, यह समय जो होता है उसका निर्धारण करने का जो अध्ययन होता है उसको लेक्सिको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 3 बातें याद रख सकते हैं इस ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में सब टॉपिक्स के रूप में। एक है हमारा प्रो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा और एक सब टॉपिक होगा इसमें जो हमने अभी पढ़ा था, ग्लोटोक्रोनोलॉजी। ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, ग्लोटोक्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद अभी हमने जो पढ़ा है लेक्सिको स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में लिख दें तो भी अच्छा ही आंसर बनेगा। ठीक है, फिर भाषा परिवर्तन। तो भाषा परिवर्तन में 3 पॉइंट हैं, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो ही उसके बाद किसी को अर्थ समझ में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ समझ में आने के बाद वो फिर से एक बार सोचता है कि हमने पूरा वाक्य बोला है, क्या बोला है वो भी सोचता है, तो वो पूरी संरचना को एक बार फिर से सोचने लगता है। ठीक है, ऐसा भी आप क्रम याद रख सकते हैं। तो ध्वनि, अर्थ, संरचना। ठीक है, तो ये भाषा परिवर्तन के संदर्भ में सब टॉपिक्स हो गए। अब इसको जैसे का तैसा लिखने का प्रयास करें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारा जो लेसन है पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान का अध्ययन, जो हमारा लेसन है उसको हम इस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन में क्या है कि कुछ ध्वनियाँ मिल जाती हैं तो कुछ अलग अलग हो जाती हैं, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ परिवर्तन। इसमें क्या है कि अर्थ विस्तार भी होता है, मतलब एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, उसी को यहाँ पर अर्थ विस्तार कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था तेल का, ये तिल के तेल के लिए ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में सभी प्रकार के तेलों के लिए तेल नामक शब्द प्रयोग किया जाने लगा, तो ये अर्थ विस्तार हुआ। फिर उसके बाद अर्थ संकोच। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो हम उदाहरण दे सकते हैं। तो जो दरिया है वो पहले नदी या किसी जलाशय का अर्थ लिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये अर्थ संकोच हो गया, मतलब उसका अर्थ कम होकर केवल सागर के लिए प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थादेश। इस शब्द का अर्थ है अर्थ बदल जाना। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा इसमें। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में दुहिता का अर्थ होता था गाय
दूहने वाली जो होती है उसको दूहिता कहते थे, लेकिन इसका अर्थ ही परिवर्तन हो गया। मतलब मतलब जो अर्थादेश है वो हो गया, मतलब मीनिंग उसका बदल गया, ये हो गया पुत्री। ठीक है, अब संस्कृत में दुहिता का मतलब पुत्री हो गया। ठीक है, मतलब अर्थ ही बदल गया। तो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, ये अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार हैं। ठीक, फिर संरचना परिवर्तन, वही पूरा जो भाषा होता है उसी में ही परिवर्तन आने लगता है। उदाहरण के रूप में आप संस्कृत से हिंदी के रूप में जो भाषा परिवर्तन हुआ है उसको उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो जो संस्कृत है, संस्कृत में हिंदी तक के विकास क्रम में जो इसकी संरचना है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए। तो इसमें आप संस्कृत और हिंदी का एक उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब बचता है हमारा ध्वनि परिवर्तन। तो ध्वनि परिवर्तन में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी संगम, विच्छेद, आगम, लोप, विपर्यय, परिवेश पर आधारित ध्वनि परिवर्तन, इस प्रकार से आपको 6 प्रकार देखने को मिलेंगे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो खाली साइड हेडिंग याद रखने से ही बहुत है, मतलब आंसर तो उससे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो संगम विच्छेद मतलब ऐसा थोड़ा हम प्रयास कर सकते हैं। संगम विच्छेद मतलब मिलना, बिछड़ना। ठीक है, आगम लोप मतलब आना, लोप मतलब चला जाना, लोप होना मतलब नहीं दिखना। ठीक है, मतलब आकर भी नहीं दिखना, ऐसा कुछ आप वाक्य बना लीजिए, कोई कहानी बना लीजिए। ठीक है, संगम विच्छेद मिलना, बिछड़ना, आगम लोप आना, न दिखना, विपर्यय परिवेश पर आधारित ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, विपर्यय मतलब जो स्वर या व्यंजन होते हैं वह एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात है। जैसे लखनऊ का नखलऊ, इस प्रकार। ठीक है, तो विपर्यय ये आपको एक ग्रुप में याद रख सकते हैं। इसका कोई वाक्य नहीं बन रहा है ठीक से, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, तो इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कहानी बना लीजिए कि ध्वनि परिवर्तन होते समय संगम विच्छेद हो जाता है सभी का, मतलब सभी मिलते बिछड़ते हैं जब ध्वनि परिवर्तन होता है। तो और इससे बहुत सी चीज़ों का आगम लोप होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें जीवन में आती हैं और अलोप होता है और वो दिखती भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद विपर्यय के कारण परिवेश पर आधारित ध्वनि परिवर्तन, ये इसका कोई कहानी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इस प्रकार से हम अपने सब टॉपिक्स का विश्लेषण कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने संक्षिप्त में ही अपने लेक्चर को बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी आप एक बार बुक्स जो है आपकी उसको देख लीजिए, क्योंकि बुक्स को पढ़ने से और भी अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कंपेयर टू लेक्चर। तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए, जिससे कि इस लेक्चर से संबंधित जो भी उपयोगी जानकारी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे क्या होता है कि आपको जो भी उपयोगी जानकारी चाहिए होती है हो सके तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन को चेक करने के बाद मैं कहता हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।